नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। प्रशांत किशोर यानी पीके जन स्वराज पार्टी के संस्थापक, जिनके खुलासे के बाद बिहार की चुनावी राजनीति सिरे से ट्विस्ट कर गई है। लांछित मंत्रियों, खासकर अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के नेता और मंत्री पर जिस तरह से उन्होंने 200 करोड़ के घोटाले, ज़मीन घोटाले के आरोप लगाए हैं और सबूत दस्तावेजों में पेश किए हैं, उसके बाद अब अशोक चौधरी को सफाई देते नहीं बन रहा है। वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा उठ हुआ है कि नीतीश कुमार की सरकार जो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती रही है, न कोई किसी के पैरवी करेगा और न किसी को बचाएगा, इस नारे के साथ कि न किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे, वैसे नीतीश कुमार की सरकार अब जब चुनाव में जाएगी तो वो उंगली उठेगी भ्रष्टाचारी मंत्रियों को लेकर। जब आप सरकार को नहीं बन पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों पर भी आरोप लगाए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल पर भी आरोप लगाए। उन सब के खुलासे के बाद अब बीजेपी को भी देखना होगा, और बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो पाक साफ होकर कैसे इन दागदार मंत्रियों के साथ, इन दागदार नेताओं के साथ चुनाव में उतरेगी। लिहाजा विपक्ष की बंदूक की नालियां सीधे अब सत्ता पक्ष की ओर जाने लग गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है कि प्रशांत किशोर आखिर एनडीए पर ये आरोप लगाते हैं, तरह तरह के खुलासे कर रहे हैं। सच ये है कि ये खुलासे वास्तव में ऐसे हैं जिनका प्रमाण है, प्रामाणिक है, इनके दस्तावेज आ गए हैं। अब जनता तय करेगी कि इनकी भूमिका क्या होगी और ये चुनाव में पस्त होंगे या जीतेंगे, ये जनता के हाथों में होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि प्रशांत किशोर की बंदूक की नाली कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं जाती है? क्या कांग्रेस से उनकी ट्यूनिंग है? क्या कांग्रेस से उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है? वो पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं और कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका अदा करते रहे हैं, जिससे ये उठता है सवाल कि बाकी प्रशांत किशोर की कोई अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी के साथ तो नहीं है। कांग्रेस चाहे जैसी भी भूमिका अदा करे, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए ये महंगा पड़ सकता है। और जहाँ तक चर्चाएं सुनने को आ रही हैं कि प्रशांत किशोर और राहुल गांधी के बीच में निश्चित रूप से एक रूपरेखा तय हो गई है। हो सकता है कि वो चुनावी साझेदारी करें ना भी करें, लेकिन कांग्रेस की तरफ उनकी चुप्पी एक इशारा करती है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कलई खोलने में जुटे हुए हैं। वो असली भूमिका उनकी ये है कि वो कांग्रेस के रणनीतिकार के रूप में काम करें। कई राज्यों में चुनावी व्यूह रचना की और चुनावी रणनीतिकार बने वो कांग्रेस के। और ये भी कहा जाने लगा है कि अब बिहार चुनाव से निवृत्त होने के बाद छूटते ही प्रशांत किशोर तेलंगाना का रुख करेंगे और तेलंगाना में वो वहाँ की पार्टी जो टीआरएस है उसके साथ समझौता करके उसके रणनीतिकार बन जाएंगे। कांग्रेस हमेशा प्रशांत किशोर के साथ बिल्कुल एकदम नरम रवैया अपनाती रही है और प्रशांत किशोर का उधर से
कोई हमलावर रुख नहीं रखना भी इस बात का इशारा करता है कि वाकई दोनों में एक साझेदारी है। बिहार चुनाव में क्या होगा, कांग्रेस और चिराग पासवान, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर मिलकर कोई खिचड़ी पकाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो राजनीतिक ट्विस्ट कर गई है उसको लेकर एक बड़ा दौर आया है और स्वाभाविक है कि इसका मंथन हम आप मिलकर करें। हम ये बात आपसे साझा कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सच्चाई को और नज़दीक से भांपिए, नज़दीक से पड़ताल करिए और जो चुनाव में होने जा रहा है उसको समझ बूझ करके ही मतदान की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनिए। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग की सक्रियता, एसआईआर पूरे होने के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 1 अक्टूबर को हो जाने के बाद जब अधिकारियों के तबादले जिस तरह से चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं 6 अक्टूबर तक पूरा हो जाने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 1 दिवसीय यात्रा पर पटना आएंगे। अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाएगी। बहुत कम ही वक्त बचा है, 22 नवंबर को फिर से नई सरकार का सत्तारोहण है। इससे पहले माना ये जा रहा है कि मात्र 1.5 महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। ऐसे में ये भी अंदेशा है कि चुनाव 1 या 2 किस्तों में हो सकता है। चुनाव 2 से ज़्यादा किस्तों में होना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए उतने प्रचार की समय सीमा नहीं है। अब जब भी इस तरह से कम समय में और जल्दबाजी में चुनाव होते हैं, तब उसका नतीजा किस रूप में जाता है, ये एक बड़ा विषय है। बिहार में अभी जिस तरह से सरकार ने एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने पलक पावड़े बिछा करके यहाँ बिहारियों के लिए और बिहार की तरक्की के लिए सब कुछ लुटा रखा है। अभी महिला रोजगार योजना के लिए 7.56 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा राशि महिलाओं के खाते में सीधे हस्तांतरित की गई। वो एक नमूना भर है। इस तरह की कई योजनाएं बिहार में वो उस तरह से ला दी गई हैं कि चुनाव में सीधे लोग प्रभावित हों और उसका फ़ायदा एनडीए को मिले। कम समय में चुनाव की घोषणा के साथ सरकार अब अगर देखें तो नवरात्रि पूरे होने के बाद, दशहरे के बाद जब चुनाव की घोषणा होती है तो छठ पर्व के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मतदान में वो लोग हिस्सेदार बनेंगे जो बिहार से बाहर हैं, क्योंकि छठ पूजा में सब के सब अपने घर आते हैं, छठ पूजा में शरीक होते हैं और लौटते हैं। उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारी ट्रेनें और बहुत सारे आवागमन के माध्यम जुटा रखे हैं। इन सब का जो फ़ायदा उठाएंगे वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे और ये एक ऐसा बड़ा पक्ष है जिसे सरकार अपने फ़ायदे में घुराने की भरसक कोशिश करेगी। इसका लाभ भरसक एनडीए को मिलना अभी से सुनिश्चित होता दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में जिस तरह से ईबीसी वोट बैंक को पाले में करने की कवायद की गई है और ये भी एक स्वरूप बन रहा है कि दबाव बना करके कांग्रेस 2.5 साल की सरकार की साझेदारी की बात करे, एक फार्मूला डेवलप करे कि 2.5 साल राष्ट्रीय जनता दल और 2.5 साल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार चले। इस फार्मूले पर अगर बात बनती है तो फिर शायद एक दूसरा प्रयोग बिहार में दिखेगा बिहार चुनाव के बाद। लेकिन अभी सिर्फ प्रशांत किशोर अभी खबरों के मुख्य आधार बने हुए हैं और उन्हीं के कारण उनके आरोपों की वजह से चुनावी राजनीति सीधे 36 के तरफ घूम गई है, वो ट्विस्ट कर रही है, वो सीधा एकदम से चौतरफा घूम गई है, एनडीए को बहुत ज़्यादा
इससे झटका लग सकता है। लेकिन अगर चुनाव अधिसूचना जल्दी कराने की हो जाती है और 2 किस्तों में चुनाव होते हैं तो इसका फ़ायदा भी एनडीए को मिल सकता है। एनडीए को कितना फ़ायदा मिलेगा और प्रशांत किशोर के आरोपों से उसे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये खास महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर की भूमिका आगे क्या होगी ये तो बाद का विषय है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से हलचल मचा दी है वो अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आगे देखना होगा किस तरह से चुनाव की बिसातें बीतती हैं और कौन नफ़ा में रहता है, किसे नुकसान होता है। देखते रहिए प्रियंजय भारती रिपोर्ट्स, बने रहिए हमारे साथ। फिर हमारी अगर स्वीकार्यता आपको नज़र आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नमस्कार।